हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं बिहार इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2025 के मॉडल से जो मैंने 55 तक का आपको वीडियो 1 और 2 में, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 लाया था, यह पार्ट 3 होगा, जिसमें आपको 56 से 100 यानी 56 से 100 तक का होगा। ऑब्जेक्टिव अकाउंटेंसी का यह ऑब्जेक्टिव है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी यह फ़ायदा पहुंचाए। देखते हैं 56 में क्या लिखा है। अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज लिया जा सकता है। तो अदत्त याचना मतलब आउट कॉल्स इन एरियर पर पहले 5% था, लेकिन अब उसे संशोधित करके 10% कर दिया गया है। एडवांस पर पहले 6% था, अब उसे 12% कर दिया, लेकिन यहाँ तो हमसे पूछा जा रहा है कॉल्स इन एरियर पर, तो वह 10% है। अब हम लोग आते हैं, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है। तो अगर अंशों के निर्गमन पर कोई प्रीमियम आता है तो उस राशि का उपयोग बोनस अंशों के निर्गमन के लिए किया जा सकता है। लाभ के वितरण के लिए जी नहीं, ऋण चुकाने के लिए जी नहीं, ये दोनों विकल्प गलत है और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। इसमें ये आंसर इसका होगा, बोनस अंशों के लिए आप अपने प्रीमियम की राशि का उपयोग कर सकते हैं। यदि 10 रुपया वाला अंश जिस पर 8 रुपया याचित है और 6 रुपया वो दत्त है, जब्त कर लिया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाएगा। तो जितना आपने याचना किया है तो 8 रुपया का याचना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, भारतीय कंपनी अधिनियम 2023 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वह पार्ट 1 शेड्यूल 3 यानी अनुसूची 3 भाग 1 अनुसूची 3 भाग 1 में इसका यह आंसर होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिदान के आवंटन के पहले निर्गमित अंशों का कितना प्रतिशत अवश्य होना चाहिए? तो वह है 90%, 90% होना चाहिए। इसके बाद अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। तो अंशों का निर्गमन सममूल्य पर, ये सही है, सममूल्य पर, प्रीमियम पर यानी एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट ये अब नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ द एबव दिया है। तो इस परिस्थिति में चूंकि ए और बी विकल्प दोनों होगा, तो इसमें तो ये नहीं दिया ए और बी, तो इस परिस्थिति में आप क्या कीजिए, इसका आंसर डी लगा दीजिए, एट डिस्काउंट। पहले एट डिस्काउंट था, डिस्काउंट पर भी निर्गमित, लेकिन बाद में ये 13 के संशोधन में इसको हटा दिया गया, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में डिस्काउंट की सूचना दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पर 62 का आंसर बताया, जो आप इसे डी में लगा दें। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती या हानि को दिखाया जाता है। तो ऋण पत्र चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखा दीजिए, यह हो सकता है। प्रतिभूति प्रीमियम संचय से घटाकर, तो ये भी हो सकता है, लेकिन यह बेहतर विकल्प चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अदर एसेट्स के रूप में आप इसे दिखा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऋण पदधारी प्राप्त करते हैं। तो ऋण पदधारी ब्याज प्राप्त करते हैं, इंटरेस्ट उन्हें मिलता है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी के लिए अधिमूल्य पर निर्गमन का ऋण पत्रों का निर्गमन है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो क्या कहलाएगा? अगर कंपनी अपने ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमित करती है तो वो कैपिटल गेन या पूंजीगत लाभ कहलाएगा। ऋण पत्रों की विशेषता है, ऋण पत्र निश्चित ब्याज, ये सही है, दीर्घकालीन, ये भी सही है, शोधन इसका हो सकता है, इनमें से सभी ये डी विकल्प होगा इसका आंसर, यानी 66 का डी आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग बढ़ते हैं ऋण पत्र जो एक की मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो बियरर डिवेंचर कहलाएंगे, यानी वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। सी इसका विकल्प हो जाएगा। जिन ऋण पत्रों के धारकों को यह अधिकार होता है कि वे चाहे तो एक निश्चित समय के बाद अपने ऋण पत्रों को निर्धारित शर्तों के अनुसार अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात ये कह रहा है कि डिवेंचर को शेयर में बदला जा सकता है विशेष परिस्थिति पर, यदि एक निश्चित समय पर। तो ऐसे ऋण पत्र को क्या कहते हैं? आसान है, परिवर्तनशील ऋण पत्र, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन का उद्देश्य होता है नई परियोजना में निवेश, सही है, संयंत्र खरीदारी, सही है, एकीकरण, सही है, यानी इसका विकल्प इनमें से सभी, ये विकल्प डी हो जाएगा। इसका विकल्प डी होगा। यहाँ हम लोग इसको डी को जानेंगे। स्वयं के ऋण पत्र के रद्द होने से होने वाला लाभ होगा। अगर अपना है डिवेंचर और उसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो उस पर क्या हो जाएगा? तो पूंजीगत लाभ हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। शोधन कोष विनियोग खाता है तो संपत्ति है। शोधन कोष विनियोग खाता, सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट देखिएगा बैलेंस शीट के एसेट्स भाग में दिखाया जाता है ना, तो ये हमारा एसेट्स कहलाएगा। अब हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक कंपनी प्रत्येक 100 रुपया वाले 1000, तो 1000 को 100 से गुना कर दीजिए तो 1 लाख, 12% ऋण पत्रों को, तो ये तो रेट हो गया, दर हो गया। 10% प्रीमियम पर, तो ये तो प्रीमियम का रेट हो गया। तो इसमें 12%, ओ क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है ये 12% क्या है? तो ब्याज की दर है, रेट है, इसका आंसर हो जाएगा। ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? जब किसी ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है तो उसके पैसा को जनरल रिजर्व यानी सामान्य संचय खाता में आप ट्रांसफर कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी नियम 2014 के अनुसार शोधन के पूर्ण ऋण पत्रों की राशि का कितना प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण करना होता है? 50%, 25%, 70% या 100%? तो इसका आंसर 50% आपको यहाँ देना है। इसका विकल्प 50% हो जाएगा, सॉरी 25% होगा। यहाँ वैसे तो आज के डेट में उसको 10% पर दिया गया है, लेकिन आप इसे 25% पर, इसमें चूंकि विकल्प है ही नहीं संशोधन वाला 10%, तो इसे 25% कर दिया जाए। ऋण पत्रों की शोधन है तो वित्त का स्रोत है लाभ, सही है। उसके बाद कैपिटल, सही है। नए ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त, ये भी विकल्प सही, इसका आंसर डी हो जाएगा, ये डी विकल्प होगा। साधारणतया कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन, जी ये विकल्प इसका होगा ना, वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन, जी नहीं, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद चालू संपत्ति में कौन मद शामिल होता है? तो चालू संपत्ति में तो पेटेंट तो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, चालू संपत्ति पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका विकल्प हो जाएगा क्या? तो स्टॉक हो जाएगा, स्कंद, ये इसका विकल्प होगा। वित्तीय विवरण प्रदर्शित करते हैं तो वित्तीय विवरण क्या प्रदर्शित करते हैं? मौद्रिक, जी ये आंसर होगा, मौद्रिक सूचना। गुणात्मक सूचना और मौद्रिक सूचना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका विकल्प होगा मौद्रिक सूचना। अब हम लोग बढ़ते हैं सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठा में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठा में किस शीर्षक के अंतर्गत? तो जनरल रिजर्व को दिखाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत, ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। वह संचय जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाया जाता है और जो आगम के विरुद्ध प्रभार होता है, क्या कहलाता है? वह संचय विशेष उद्देश्य से बनाया जाता है तो आप इसे क्या विशेष संचय के रूप में डाल सकते हैं, इसे विशेष संचय कहा, स्पेसिफिक रिजर्व हो जाएगा। ये संचय विशेष उद्देश्य के लिए है तो विशिष्ट संचय हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन तैयार करना अनिवार्य नहीं है? कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन तैयार करना अनिवार्य नहीं है? तो कंपनी अधिनियम में लाभ हानि ये तो है, स्थिति विवरण ये भी है, कोष प्रभाव इसका भी उल्लेख है, लेकिन ये उल्लेख नहीं है, तो इसका बेहतर विकल्प होगा अंकेक्षण की रिपोर्ट, ये जरूरी नहीं है। आर्थिक चिट्ठा फर्म की वित्तीय स्थिति की सूचना प्रस्तुत करता है। तो आर्थिक चिट्ठा क्या प्रस्तुत करता है? तो एट ए
particular period of time, during a special period, for a period of time, all of these। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ए विकल्प होना चाहिए, एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ए विकल्प इसका दीजिए आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां पर लागत और बिक्री बराबर हो। तो इसमें देखिए लागत बिक्री से अधिक है, गलत। लागत बिक्री से कम, गलत। ये इसका गलत विकल्प हो जाएगा। इसके बाद कुल लागत कुल बिक्री साथ, ये भी गलत। और कुल लागत कुल बिक्री हो, ये तो विकल्प इसका डी आंसर हो जाएगा। वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल है आलोचना एवं विश्लेषण, तो जी ये तो आता है। तुलना प्रवृत्ति पर अध्ययन आ सकता है विवरण में। निष्कर्ष निकालना, जी इनमें से सभी डी विकल्प दीजिए। इसका आंसर डी विकल्प हो जाएगा, ये इसका आंसर दीजिए। अब हम लोग आते हैं आय विवरण क्या दर्शाता है। तो आय विवरण क्या दर्शाएगा, आय दिखाएगा तो कौन, खातों की पुस्तकों की शुद्धता, तो जी नहीं। इसके बाद रोकड़ शेष, जी नहीं। इनमें से ये भी नहीं, ये इसका विकल्प बी आंसर हो जाएगा। एक निश्चित अवधि पर का लाभ अथवा हानि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में क्या शामिल होता है, तो यहाँ पर व्यापारी खाता जी, लाभ हानि खाता जी, आर्थिक चिट्ठा जी, उपरोक्त सभी, यानी इसका आंसर डी विकल्प हो जाएगा, सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है क्या, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक एनालिसिस। ओ इसका तो पहला आंसर हो जाएगा, गतिशील विश्लेषण। ये डायनेमिक एनालिसिस इसका आंसर